खेतजी ने केहर को शकुन की अफीम दी और कहा, महमूद को मार, फतह हासिल कर केहर जल्दी आना। सांगजी ने चेतावनी दी, महमूद को छोटा मत समझना, छल किए से फतह होगी, बल किए से नहीं होगी। आइए जानते हैं इन शब्दों के पीछे की पूरी कहानी। हमारे यूट्यूब चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना राजस्थानी प्रेम कथाओं की एक वानगी और इसका शीर्षक है केहर। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। अहमदाबाद के किले में बैठा गुजरात का बादशाह महमूद शाह है। मारवाड़ से आई जवाहर पातुर की बेटी कमल को समझा रहा था, कमल मेरा कहना मान ले, मेरी रखेल बनना मंजूर कर ले, मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दूंगा, ये सामने पड़े कीमती हीरे जवाहरात भी तेरे ही होंगे, अपनी जिद छोड़ दे और मेरा कहना मान लो। कमल कुछ न बोली, खड़े खड़े अपना सिर हिला दिया। महमूद शाह ने उसके गले में हीरों का हार डालना चाहा तो उसने हाथ से हार को छीन कर फेंक दिया। महमूद शाह की आंख में ललाई आ गई। कमल, होश कर, आखिर ये बदतमीजी तू किसके सामने कर रही है? इससे पहले कि कमल कुछ कह पाती, पास में खड़ी उसकी माँ जवाहर पातुर ने सोचा कि लड़की बेअदबी करके अपना ही नुकसान कर रही है। उसने महमूद शाह के सामने हाथ जोड़ के अर्ज की, बंदा परवर, गुनाह की माफी, छोरी नासमझ है, नादान है, गुजरात के शाह का हुक्म नहीं मानेगी तो किसका मानेगी? मैं इसे समझाती हूँ, अभी इसको आपके कदमों में ला पटकती हूँ। हजरत, आप दूसरे कमरे में पधारे, इस छोकरी को मुझे समझाने दें। महमूद शाह माँ बेटी को छोड़कर पास वाले कमरे में चला गया। जवाहर कमर को डांटने लगी, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये क्या नासमझी कर रही है? गुजरात का बहादुर शाह तो तुझे अपने सिर पर बैठाना चाहता है और तू मिजाज दिखा रही है, आई लक्ष्मी को ठोकर मार रही है। दिमाग से काम ले, बादशाह का हुक्म बजा, गुजरात पर राज कर। बेवकूफ, क्या ऐसे मौके बार बार आते हैं जो बादशाह के कदमों में गिर जा और अपने गुनाह की माफी मांग ले? कमल बोली, तू जानती है माँ कि मैं कहर की हो चुकी हूँ। गुजरात क्या, अगर दुनिया का बादशाह भी आ जाए तो अब है मेरे किस काम का? इस बात कर माँ जवाहर चिढ़ गई। केहर की हो गई, बस एक ही रट लगा रखी है। तू एक पातुर, एक वेश्या की लड़की है, तूने किसी एक की चूड़ियां नहीं पहन रखी है। कमल गुस्से में बोली, मैं हर एक पल्ला पकड़ने वाली रंडियों में से नहीं हूं। जिसको एक बार अपना कबूल कर लिया, उम्र भर भी उसी की रहूंगी। आखिर तुम भी तो मारवाड़ के जल्ला की पातुर थी, क्या तुमने उसके नाम पर पूरी जिंदगी नहीं निकाल दी? जवाहर बोली, वह बात दूसरी थी, मैं तो तेरे भले की कह रही हूं। जरा सोच, कहाँ तो गुजरात का बादशाह महमूद शाह है और कहाँ वो बारिया का कंवर केहर सिंह। महमूद के केहर जैसे पता नहीं कितने ही ताबेदार और भी होंगे। केहर तो महमूद शाह का एक छोटा सा जागीरदार है। महमूद शाह को झुक झुक कर वो सलामी करता है। कंवल ने सिर हिला दिया, मैंने तो असल शेर केहर के गले में बाहें डाल दी है, उस गीदड़ महमूद के गले में कैसे लग सकती हूँ? पास के कमरे में खड़े महमूद शाह ने अपने को जब गीदड़ कहते सुना तो लपक कर कमरे में आया और गुस्से में भरकर कहने लगा, कंवल, तूने मुझे गीदड़ कहा है, अब तू ही देखना तेरे असल शेर को मैं किस तरह जंजीरों में बांधकर एक पिंजरे में कैद कर कदमों में लाके पटकता हूँ। उसी वक्त जवाहर को उसकी हवेली जाने की हिदायत दे दी गई और वहीं कमल को कैद कर लिया गया और फदुल्ला खान के इंतजाम में जवानों का कड़ा पहरा उस पर लगा दिया गया। दूसरे ही दिन महमूद शाह ने अपना दरबार लगाया। डावल, जलाल, रोशन, जज्जर, सलीम, दूसरे नवाब, सिपह सालार, सामंत दरबार में सभी हाजिर हुए। महमूद शाह ने ऐलान किया कि जो भी केहर सिंह को पकड़ने का बीड़ा उठाएगा उसे बारिया की जागीर केहर से लेकर बख्श दी जाएगी। यूं तो सारे लोग केहर की बराबरी के ही पढ़ते थे, लेकिन उनके पास अपनी अपनी जागीरें थी। मुराद के पास जूनागढ़ था, पालनपुर पर हैदर का कब्जा था,
सलीम बीजापुर का नवाब था, और फिर सांप के बिल में हाथ डाले को सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जलाल की जागीर छोटी थी, बारिया पर कब्जा करने का लालच वह छोड़ नहीं सका। मुझको प्रताप दिया, आगे बढ़। आदाब कर उसने केयर को पकड़ने का बीड़ा उठा लिया। जलाल के पास आरब खान एक जबरदस्त तैराक था। उसी की सहायता से जलाल ने केहर को पकड़ने की एक तरकीब बनाई। साबरमती नदी पर शीतला माता का मेला भरा। शहर के नर नारी मेले में आए। महमूद शाह भी हाथी पर चढ़कर मेला देखने गया। मेले के बाद उसने फरमाइश की कि नदी के पास वाले महलों में वह जल क्रीड़ा करेगा। उसने खास तौर पर केहर को वहां आने का निमंत्रण दिया। जलाल के कहने पर आरब खां को भी वहां पहुंचने का हुक्म दिया गया। जल क्रीड़ा शुरू हो गई। महमूद शाह सबसे पहले पानी से भरे हौज में उतरा। उसके बाद दूसरे लोग भी पानी में कूद गए। जलाल ने तो पहले से ही आरब खां को सिखा रखा था। वह केहर से पानी में छेड़खानी करने लगा। कभी उसे डुबोता तो कभी धक्का देता तो कभी उसकी टांग पकड़कर उल्टा करता। केहर ने सोचा ये तो जल क्रीड़ा नहीं है, लड़ाई है। गुस्से में आकर वह आरब खां से भिड़ गया। जलाल ने महमूद शाह से अर्ज की, हजरत आप हौज से बाहर पधार जाए, आरब केर को पानी में बेहोश करके पकड़ लेगा। महमूद शाह के बाहर निकलते ही और लोग भी हौज से बाहर निकल आए। पानी के हौज में केवल केहर और आरब ही रह गए। दोनों जबरदस्त तैराक, जल युद्ध में माहिर, दांव पेच के जानकार, दोनों टक्कर के जवान, दोनों गुस्से से भरे हुए। जल युद्ध के चारों ओर दाव थे। जलबां का दाव, कांटाबां का दाव, गेहबां, बेलबां, सब एक दूसरे का प्रयोग कर रहे थे। आरब तैराकी में तो केहर से बेहतर था, लेकिन ताकत में उससे कम था। आखिर आरब का सांस फूलने लगा। केहर ने एक हाथ से उसका कंधा पकड़ा और दूसरे से उसके सिर पर एक जबरदस्त मुक्का दे मारा। जैसे ही आरब का सिर पानी के नीचे हुआ, केहर ने उसके कंधों पर बैठ गया और जब तक उसका शरीर ढीला नहीं पड़ा उसको नहीं छोड़ा। केहर पहला अकेला ही पानी से बाहर आया। उसने सांस ली, फिर पानी की सतह के नीचे गया और आरब के शरीर को बालों से घसीटकर बाहर लेकर आया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महमूद शाह ने बात संभाल ली। केहर की पीठ थपथपाई और बोले, गलती आरब की थी, उसी ने छेड़छाड़ शुरू की थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसा ही तुमको देखा है। केहर के गले में मोतियों की माला पहनाकर शिवगढ़ की जागीर इनायत कर अपनी हवेली जाने की इजाजत उसको दे दी गई। केहर ने हवेली आकर अपने साथी सांगजी और खेतजी को आज का सारा वृतांत सुना दिया। सांगजी ने कहा, इसमें कोई न कोई तो छल है। आरब के मारने वाले को मोती का हार और शिवगढ़ की जागीर क्यों दी गई? खेतजी ने कहा, यह तो शुरुआत ही है, आगे और ज्यादा होगा। कमल की बात को लेकर ये सारे प्रपंच हो रहे हैं। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, इजाजत ले, बारिया से हमें निकलना चाहिए। केहर ने दूसरे दिन सीख मांगी। महमूद बोला, केहर भाई, दसम को थोड़े ही दिन रह गए, उस दिन तुम्हारे साथ हम फाग खेलेंगे, फिर चले जाना। दसम के दिन फाग का आयोजन जनाने के चौक में किया गया था। जगह जगह अच्छे जवानों को तैनात कर दिया गया था। उन्हें समझा दिया गया था कि इशारा होते ही केहर पर टूट पड़ना है, लेकिन खबरदार कोई घात मत करना, उसे जिंदा ही पकड़ना है। खेतजी और सांगजी के साथ लिए केहर भी आया। जनानी फाग है, अपने साथ वालों को बाहर ही रहने दो, कहता हुआ महमूद केहर का हाथ पकड़कर जनानी डोढ़ी में ले आया। जनाने में आकर फाग खेलने के लिए महमूद ने अपने हथियार उतारे, साथ साथ केहर ने भी अपने हथियार उतारे। हथियार उतारते ही डोडी के दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं अंदर जाकर जनाने की हूरों को लेकर आता हूँ, यह कहकर महमूद जनाने में जा दरवाजे बंद कर ऊपर की मंजिल में चढ़कर जाकर चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, केहर जाने न पाए। तो तैनात जवान केहर पर टूट पड़े। अकेला केहर बिना हथियार के, और वो लोग इतने सारे। मल युद्ध में प्रवीण, कुश्ती के सब दाव पे जानने वाला केहर अपने प्रतिद्वंदियों से पूरी ताकत के साथ भिड़ गया। कलाज दाव लगा,
दावल को मार पछाड़ा, रज्जक पेंच लगा तबर खां को पछाड़ा, बहुत से जोर से लड़ा लेकिन अकेला कितनों से लड़ता। केहर पकड़ा गया और उसे लोहे की जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया। महमूद ने कंवल को बुला पिंजरे में पड़े केहर को दिखाकर ताना मारा, देख तेरे असल शेर केहर को, क्या इसी शेर पर तू इतना गुमान करती थी? देख तेरा शेर घास खा रहा है। अरे केहर, तू इस पिंजरे से निकलना चाहता है तो अपनी ही जबान से कंवल को कह दे कि वो मेरा हुक्म मान ले और मेरी पातूर बन जाए। केहर बोला, अरे मियाँ, तूने मुझे दगा करके पकड़ा है। अपने बाप की औलाद होता तो मर्द की तरह खुले आम लड़ता। जिस दिन मैं इस पिंजरे से निकल गया उस दिन मैं तुझे इस तरह से मारूंगा जैसे जरासंध ने कीचक को मारा था। अगर मैंने ये वचन पूरा नहीं किया तो समझना कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूं। महमूद बोला, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं मिटा। पिंजरा उठवा कमल के महल के नीचे रखवा दिया ताकि वह बंदी रूप में केहर को देख देख कर तड़पती रही। केहर ने पिंजरे में खाना बंद कर दिया, न वह आंख खोलता न किसी से बात करता। केहर का अनशन देखकर कमल ने भी खाना पीना बंद कर दिया। नाजरों ने आकर महमूद को बताया कि कमल तो पिछले कई दिनों से भूखी प्यासी बैठी है। महमूद ने सोचा, कहीं केवल भूख प्यास से मर न जाए, अगर मर गई तो यह सब किया कराया किसके काम आएगा, किस लिए होगा। उसने कमल को इजाजत दी कि वह भोजन करे और साथ साथ अपने हाथों से केहर को भी भोजन कराए। कमल खुश हो गई। उसने अपने हाथों से जीवन बनाया, श्रृंगार किया, थाल परोसा और पिंजरे में कमल को खाना खिलाने गई। लेकिन भोजन तो क्या, केहर ने तो अपनी आंखें भी नहीं खोली और ना ही कमल से कोई बात की। कमल ने अपनी दासी टूना से पूछा, अब क्या करें? टूना ने कहा, जिद्दी राजपूत है, खाना न खाने की जिद वह आपके कहने से नहीं छोड़ेगा। इसकी जिद तो केवल सांगजी और खेतजी ही छुड़वा सकते हैं, लेकिन उसको बुलाएं कैसे? कंवल ने पूछा। टूना बोली, इसकी चिंता आप मत करो, मैं छगना नाई के साथ सारे समाचार उन दोनों के पास पहुंचाने का काम करती हूँ। सांग जी, खेत जी ने आपको अर्जी नजर कराई है। ये सुनते ही केहर ने पलकें खोली। कहाँ है अर्जी? कौन इसे यहाँ तक लेकर आया? उसमें क्या लिखा है? केहर ने पूछा। कमल ने कागज पर सुनाना शुरू किया। खेतजी सांगजी ने लिखा था, चौहान वंश के केसरी शेर, तुम्हारे पूर्वज पृथ्वीराज को तो गोरी ने 7 मन लोहे की जंजीरों में बांध कर कैद में पटक रखा था। गर्म लोहे की सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी थी। फिर उसने अनजल खाना नहीं छोड़ा था। पहले गोरी को मारा, फिर खुद मरा, और तू पिंजरे में पकड़े जाने पर अन्न खाना छोड़ दिया। अन्न जल तो वह छोड़ता जिसने गाय या ब्राह्मण की हत्या की। उठ, अपनी मूछों को मरोड़, अपने वचन को पूरा कर। महमूद को कीचक की मौत मारने का तूने जो प्रण लिया है, अन्न जल त्यागने से वह पूर्ण कैसे पूरा होगा? अरे केहर, तू जो 17 विद्याएं जानता है, अब उनका काम पड़ा है। तलवार, तेगा, बिन्नोट, गुरज, कटार के तुझे जो दाव पेच आते हैं, वे कब काम आएंगे? कूदने की कला में तू बजरंग का अवतार है। इस अहमदाबाद के किले की दीवारों को कूद, महमूद को मार और अपना प्रण पूरा कर। खेतजी और सांगजी की चिट्ठी पढ़ केहर को हिम्मत बंधी। उसने अपना अनशन तोड़ दिया। कमल जब थाल ले उसे खाना खिलाने आती तो वो दोनों अहमदाबाद के किले से निकलने की मंत्रणा करते और उसकी तरकीब खोजते थे। आज अमावस्या की काली रात है। मैं कंवर केहर को थाल जिमाने जाती हूँ। तू 2 गोड़ी फलूदा खां को इधर मत आने देना। इतनी देर में मैं अपना काम कर लूंगी। ये बात कंवल ने अपनी दासी टूना से कह दी। टूना ने कहा, आप बेफिक्र हो, चिंता मत करो, फलूदा खां को मैं संभाल लूंगी। वह तो यूं ही मेरे पर आसक्त है। जब जब उसके पास से गुजरती हूँ वह मुंह खोले मेरी तरफ ही देखता रह जाता है, मेरे पैरों की धूल अपनी आंखों पर लगाता है। टूना ने कहा। कंवल केहर के पिंजरे के पास थाल लेकर आई। अपनी कंचुकी में से उसने एक छोटी सी कटारी और एक रेती निकाल कर उसे केहर को दे दी। उधर टूना ने फलूदा खान को जहर मिली भांग पिला दी। केहर ने रेती से अपनी जंजीरें काटी, पिंजरे के दरवाजे को तोड़ पिंजरे से बाहर निकला। कंवल को गले लगाकर बोला, शाबाश कमल शाबाश, तुझे लाख रंग। अब देख केहर शेर उस गीदड़ महमूद को कैसे मारता है। टोना ने कहा, कोई खतरा नहीं है,
फलूदा खान जहर से बेहोश पड़ा है, उसे कोठरी में पटक कर दरवाज़ा बंद करके आई हूँ। अमावस्या की काली रात है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप आराम से यहाँ से पधारो, कोई खटका नहीं है। कमल के पीछे पीछे केहर उसके 3 मंजिले महल में पहुंचा। महल के नीचे ही एक कुआं था। केहर ने 3 मंजिले महल से बजरंगबली का नाम लेकर कुएं में छलांग लगा दी। कुएं से बाहर निकलकर केहर सीधा अपनी हवेली पहुंच गया। केहर को देख सांगजी और खेतजी चकरा गए, उसे गले लगा लिया। सारा किस्सा सुन कमल और टूना को उन्होंने बहुत शाबाश दी। खेतजी ने कहा, बारिया की जागीर तो अब जलाल खां को मिल चुकी है, वापस वहां तो जा नहीं सकते। अहमदाबाद में रहना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। कल सुबह ही महमूद ईंट ईंट की तलाशी करवाएगा। अच्छा समय है, अंधेरी रात है, छिटपुट छिटपुट छींटे भी गिर रहे हैं, तो शहर पनाह के दरवाजे के सिपाही अंदर कोठरियों में बैठे होंगे। अभी निकल चलना चाहिए और मेवाड़ की सीमा में घुस जाना चाहिए। वहां महमूद आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। भोर फटते फटते केहर, सांगजी और खेतजी मेवाड़ सीमावर्ती गांव बठूण में पहुंच गए। तालाब की पाल पर अपने घोड़ों को पानी पिलाया। निवृत्त तो गांव के मुखिया गंगो भील की कोठड़ी पहुंचे, उससे जुहार सलाम किया, आप बीती सुनाई। गंगे ने कहा, मैं और मेरे अधीन 60 गांव भील आपकी चाकरी में हाजिर है। हमारे सिर, हमारी तलवारें, हमारे तीर कमान आज से आपके हुक्म के गुलाम हैं। केहर ने बठूण को अपना अड्डा बना लिया। वह सांगजी और खेतजी और गंगो के भीलों के साथ शाही खजानों को लूट मार करने लगा। सारा इलाका केहर के नाम से कांपने लगा। बारिया के शाही सवार गश्त पर निकलने से डरने लगे, न जाने कब उनकी मुठभेड़ केहर या उसके साथियों से हो जाए। महमूद बार बार जलाल को खरीदते लिखकर भेजता कि केहर को पकड़ो, उसे मरा जिंदा मेरे कदमों में लाकर डालो, लेकिन जलाल 1000 कोशिश करने पर भी नाकामयाब रहा था। कमल केहर के जो किस्से सुनती उतनी ही ज्यादा खुशी होती और महमूद उतना ही ज्यादा गुस्सा होता, उतना ही ज्यादा बेबस होता। जलाल को उसके सलाहकारों ने कहा, केहर की सवारी का घोड़ा लाजवाब है, 21वां फिरत में वह निपुण है, हाथी के होदे तक उसकी छलांग है, दिन में 40 कोस तक वह मार करता है। कच्छ बुद्ध से लाए इस कच्छी घोड़े के जवाब का कोई घोड़ा सारे गुजरात में दूसरा घोड़ा नहीं है। जब तक वह घोड़ा केर के पास है, उसे पकड़ना ही नामुमकिन है। यह सुनकर बड़े दरबार में जलाल ने ऐलान किया, जो कोई भी केहर के घोड़े को यहाँ लाए, उसे उमराव की पदवी और बड़ी जागीर का इनाम दिया जाएगा और लाने वाला सारी उम्र उस जागीर को भोगने का हकदार होगा। यह ऐलान ढोली पीरू ने सुना और केहर का घोड़ा लाने की उसने तरकीब लगानी शुरू कर दी। किसने? ढोली पीरू ने। केहर से लूटमार करते एक दिन बारिया के त्रिपटा गांव में पहुंचा। उसे याद आया कि आज तो अष्टमी है। वह हमेशा इस अष्टमी के दिन अपनी आराध्य देवी आशापुरा जी के दर्शन करने त्रिपटा जाया करता था। सांगजी खेतजी से कहा, मैं आशापुरा जी के दर्शन करके अभी आया, आप लोग यहाँ से आगे चलो। खेतजी ने कहा, बारिया की सीमा के अंदर हो, तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, घोड़े पर चढ़े चढ़े नमन करके तुम जल्दी आ जाना। पीरू तो जानता ही था, ढोली पीरू को पता था कि विशेष अष्टमी को केर अवश्य ही दर्शन करने त्रिपटा आएगा। उसने पहले से ही देवी के प्रसाद में तेज शराब रखवा दी थी। घोड़े पर चढ़े चढ़े जब केहर ने देवी को नमन कर लिया तो सदैव की भांति पुजारी ने केहर को प्रसाद दिया। प्रसाद लेते ही केहर को नसाया, घोड़ा घूमा, अपने रास्ते पर आया तो पीरू ढोली ने केहर के घोड़े की लगाम पकड़ ली और केहर की प्रशंसा में शुभराज देनी शुरू कर दी। वाह रे केवर, वाह रे केवर, केसर तूने आज अपनी भुजाओं पर आसमान उठा रखा है। सारी गुजरात केहर तेरे नाम से दूसती है। वंश को उज्ज्वलित करने वाले से वीरली जन्म लेते हैं। केहर कंवर ने 5 रुपये पीरू ढोली को बख्श दिए, लेकिन पीरू ढोले ने घोड़े की लगाम को नहीं छोड़ा था। वो अभी भी उसको कसकर पकड़ा हुआ था। और सुबरा देता पीरू बोला, गुजरात के समुद्र में त्रिमंगल का रूप धारण कर भीम के बेटे केहर ने यवनों की वान को डगमगाकर रख दिया है।
डगमगाकर रख दिया है। पीरू डोली के शुभ राज सुन मस्त हो रहे केहर ने कहा, मांग जो कुछ मांगना हो। पीरू डोली ने कहा, मांगू जब जो मांगू मिले। राजपूत का वचन है, जो मांगेगा वह दूंगा। मांग और दिल खोल कर मांग। केहर कंवर, तेरा पीरू डोली पैदल फिरता है, उसे सवारी चाहिए, बख्शीश ही करनी है तो अपना घोड़ा मुझे दे दे। ये सुनते ही केहर का मुंह सफेद हो गया, उसका सारा नशा उतर गया। लेकिन राजपूत का वचन, वह खाली कैसे जा सकता है। उसी वक्त केहर अपने घोड़े से नीचे उतर गया। घोड़े की लगाम तो पीरू डोली के हाथ में थी ही। वह घोड़े पर चढ़ एड़ लगा सरपट शाही थाने की ओर दौड़ गया। केहर को एकदम ध्यान आया, शाही थाना नजदीक है, दुश्मन चारों ओर, चढ़ने को घोड़ा भी नहीं है, जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे, ये तो गजब हो गया। भाग्यवश उसी समय डूंगर सी घास काट कर अपनी बैलगाड़ी से इधर से आ रहा था। उसने केहर को पहचान लिया। उसने कहा, जब आप बारिया में राज करते थे तो मैं आपका सिपाही था। खराब वक्त आने से घास काट कर अपना पेट भरता हूँ, लेकिन आप बारिया की सरहद में हैं और वह भी बिना घोड़े। केहर ने आप बीती सुना दी। डूंगर सिंह ने कहा, मैंने पीरू को शाही थाने की ओर जाते देखा है, बिना घोड़े के आप हो ये सुनकर जलाल खां के सवार आपको पकड़ने आने ही वाले होंगे। एक ही रास्ता है, आप बैलगाड़ी में लदी घास में छिप जाओ, आगे ईश्वर संभालेगा। थोड़ी देर बाद जलाल केहर के घोड़े पर चढ़ा, अपने सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। जलाल के सिपाहियों ने बैलगाड़ी को जा घेरा। कुछ ने डूंगर सिंह से जवाब तलब किया तो कुछ ने घास के ढेर में भाले डालकर देखना शुरू कर दिया, घास में क्या है। देखें तो एक भाले की नोक पर खून। सिपाही ने जलाल को भाला दिखाया तो जलाल समझ गया कि केहर घास में छिपा हुआ है। निकल बाहर निकल, केहर घास में औरतों की तरह क्यों छिपकर बैठा है, मर्द है तो सामने आ। अब केहर ने आव देखा न ताव घास से बाहर निकल आया। निकलते ही केहर और जलाल की आंखें चार हुई। जलाल ने केहर के ऊपर अपना भाला फेंका, वार को टाला, पैंतरा बदला, हाथ में तलवार ले केहर बैलगाड़ी से जलाल के घोड़े के ऊपर लपका और बिना सिर की लाश को केहर ने अपने ही घोड़े से नीचे पटक दिया और खुद घोड़े पर सवार हो गया। अब अपना घोड़ा रानों के बीच में आ गया तो केहर को और क्या चाहिए। घोड़े के एड़ लगाई और जलाल के सिपाहियों के चक्र को तोड़ता हुआ केहर ने अपने साथियों के मार्ग पर घोड़े को सरपट दौड़ा दिया। केहर, सांगजी और खेतजी ने गंगों की सहायता से गुजरात में अपनी लूटपाट गतिविधियां तेज कर दी थी। दुश्मनों को लूटते और गरीबों को बांटते। जलाल के मरने की खबर सुन महमूद शाह की आग लग गई। कमल के चेहरे पर खुशी देख उसे और भी ज्यादा जलन होती। दुगुनी फौज भेज बारिया के जिले का इंतजाम और भी पक्का कर दिया। आम ऐलान किया, केहर को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे 2 लाख की जागीर और मारकर उसकी लाश लाए तो एक पट्टा। केवल उसे ही नहीं, उसकी आस औलादी पट्टे को जागीर को भोगेगी। बूढ़ना सांकला के मन में लालच आ गया। उसका गांव केहर के आने जाने के रास्ते में ही पड़ता था। एक देर रात केहर बूढ़ना के रास्ते से निकला। रात के खाने का वक्त था। बूढ़ना ने केहर को खाने का निमंत्रण दे दिया। बकरे कटवाए, गाने वाली ढोलनियों को बुलाया, मक्की का सोयता बनवाया और शराब की तुंगे खोल दी। इधर तो बूढ़ना केहर को खाना खिला रहा था और उधर उसने शाही थाने पर कहला भेज दिया कि केहर को पकड़ना हो तो इसी वक्त आ जाओ। रिसालदार गखड़ खाने बूढ़ना की कोठड़ी को आ घेरा और आवाज लगाई, केहर सिंह बाहर निकल, तेरा बाप इंतजार कर रहा है। केहर का घोड़ी कोठड़ी के पीछे बंधा था। आवाज सुनते ही उसने अपने घोड़े की बांग संभाली और हिरण फाल कूद लगाई। देखते ही देखते घोड़ा दीवार कूद कोट से अपने सवार के साथ बाहर निकल आया। गखड़ खा बोला, अरे केहर, तेरी कमल तो तुझे शेर कहकर पुकारती है, तू हिरण की तरह क्यों भाग रहा है पीछे? मर्द हो तो एक बार हाथ लगा बता। सुनते ही केहर ने घोड़े को वापस मोड़ दिया। घोड़े को एड़ लगा, लगाम को खींचा, घोड़े ने वहीं से कूद लगाई और सीधा गखड़ खा के घोड़े पर आकर चढ़ गया। केहर ने तलवार का टेढ़ा वार किया, रिसालदार के 2 टुकड़े हो गए। भूणना का सारा परिवार अब उसे धिक्कारने लगा। भूणना की मां ने कहा, जब तेरे जन्म की आस बंधी थी, उस समय मुझे मालूम होता कि तू ऐसा निकलेगा,
तो मैं 9 महीने तेरा भार कभी नहीं उठाती। भूणना की पत्नी ने कहा, मुझे शादी के समय पता पड़ जाता कि तुम इतने गए बीते हो तो मैं सारी उम्र कुंवारी रहती, लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करती। मुझे तुम्हारे इन गुणों का पता पड़ जाता तो जन्मते ही तुम्हारे मुंह में राग डाल देती। ये घृणा भरे शब्द उसकी दाई ने कहे। कंवल महमूद शाह के किले में तो रहती, लेकिन जैसे कमल पानी में रहता हो। महमूद से बातचीत करती तो कंवल ऊपर के मन से करती थी। केहर की बातें सुनती तो उसका चेहरा दमक उठता था। किले से निकल भागने के मंसूबे बनाती थी। छगना नाई की बहन को उसने नौकर रख रखा था। उसे खूब इनाम इकरार देकर अपना मर्जी दान उसने बना लिया था। एक दिन उसने छगना नाई की बहन को कहा, खवासिन, तुझे मेरे परिवार पर विश्वास है और मुझे तेरे परिवार पर विश्वास है। तेरे भाई ने मेरा खत केहर के पास पहले भी पहुंचाया है, अब एक और कागज उसके पास भेजना है। ख्वासिन बोली, कागज लिखो, आपके ख्वास को आज ही भेजती हूँ। दूसरे दिन कागज का जवाब लेकर आ पहुंचेगा। कंवल ने केहर को कागज लिखा, खलीते की थैली में बंद कर चपड़ी से सील कर ख्वासिन को दिया। कागज में लिखा, मारवाड़ के व्यापारी मूंदड़ा की बारात अजमेर से आ रही है, उसे आप रास्ते में लूटना मत। उसी बारात के साथ आप भी अहमदाबाद शहर में पधारना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश भेजूंगी। ईश्वर ने चाहा तो आपका और मेरा मनोरथ सफल हो जाएगा। अजमेर से अहमदाबाद जाने वाले मार्ग में 5 आदमी एक बड़ पेड़ की छाया में मूंदड़ा की बारात का इंतजार करने लगे। 4 राजपूत तो हथियारों से सजे थे और 5वां जोगी के भेष में था। पांचों ने जब बारात को आते देखा, जोगी ने आगे जाकर बारात को आशीर्वाद दिया। बारात का मुखिया जोगी के पैरों लगा। इतने में बाकी चारों राजपूत भी बारात के पास आ गए। ऐसे बांके जवानों को देख मूंदड़ा जी का दिल धड़का, कहीं केहर और उसके साथी तो नहीं आ गए। जोगी को एक तरफ ले जा अपनी शंका पूछी। जोगी ने कहा, मैं इन चारों को जानता हूं, ये केहर और उसके साथी नहीं है, लेकिन यहां से अहमदाबाद तक केहर आपको कहीं भी मिल सकता है, लूट सकता है। अगर आप मेरी मानो तो बारात की सुरक्षा के लिए इन जवानों को अपने साथ ले लो। ऐसे राजपूतों को देखकर केहर भी आपके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मूंदड़ा जी को जोगी की सलाह पसंद आ गई। उसको धन्यवाद दिया और चारों जवानों के पैरों में 10 मोहरे रख उनसे विनती की, ये मोहरे छोटी सी भेंट है, हमारी बारात की रक्षा करे, हमें केहर का डर है। ये कहकर उन्होंने मोहरे रख दी। खेत जी ने कहा, बेफिक्र रहो, हमारे होते केहर आपको लूटे तो हम राजपूत नहीं। बारात के साथ साथ केहर और उसके साथी अहमदाबाद में आ घुसे। मूंदड़ा की बारात की अजब ही शान थी। बारात देखने अहमदाबाद की जनता उलट पड़ी थी। आखिर बारात भी तो मारवाड़ की थी। लोगों के आने जाने में मिलजुल कर टूना भी मूंदड़ा की हवेली में पहुंच गई और सांगजी और खेत जी से बातें करके चली गई। केहर को चिट्ठी लिखने के बाद कंवल ने भी महमूद शाह के प्रति अपना रवैया बदल दिया। उनसे बात करती, मजाक करती, कभी कभी केहर की बुराई भी कर देती, लेकिन महमूद को हाथ नहीं लगाने देती। केहर के बारात में आने की सूचना कंवल को पहले ही मिल गई। बारात पहुंचने के पहले कंवल ने महमूद से कहा, हजरत, केहर का तो कुछ पता नहीं, आखिर आपसे बचकर वह जाएगा कहाँ। मैं भी उसका इंतजार करती करती अब थक गई हूँ। मेरी जगह तो वह आपके ही कदमों में है, लेकिन मैं आपकी लौंडी या आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे चाहते हैं तो आपको मेरे साथ निकाह करना होगा, और निकाह करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह कि मूंदड़ा की बारात आई है उसी दिन मेरा विवाह हो, क्योंकि वह मेरे वतन का है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उससे ज़्यादा जोर शोर से हो। दूसरी बात, निकाह की रस्म हिंदू रीति रिवाज से हो। तीसरी शर्त, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुंबज हो। चौथी, जब आप बुलंद गुंबज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोप छूटे। पांचवी शर्त यह कि मेरी शादी देखने के लिए किसी पर भी रोक टोक न हो। और आखिरी शर्त यह कि मेरी माँ जवाहर पालकी में चढ़कर बुलंद गुंबज के अंदर तक आ सके। महमूद शाह ने कंवल की ये सारी की सारी शर्तें मान ली। ज्योतिषियों को बुलाकर निकाह का मुहूर्त निकाला और विवाह का मुहूर्त वही निकला, मूंदड़ा की शादी का था। शादी के दिन टुन्ना सांझ पड़े पालकी ले जवाहर पात्रों को लाने उसके घर चली गई। शस्त्रों से सुसज्जित केहर वहां तैयार ही खड़ा था।
कहारों को टूना ने इधर उधर कर दिया और केहर को पालकी में बिठा दिया। खेत जी ने केहर को शगुन की अफीम दी और कहा, महमूद को मार, फतेह हासिल कर, केहर जल्दी आना। सांग जी ने चेतावनी दी, महमूद को छोटा मत समझना, छल किए से फतेह होगी, बल किए से नहीं होगी। बड़े एहतियात से पालकी के ऊपर लगे रेशम की खोली का डोरा बांध दिया गया। आसपास तकिए लगाए गए ताकि अंदर क्या है कुछ नजर नहीं आए। पालकी पर एक और खोली चढ़ा दी गई। बुलंद गुंबज पहुंचने पर पूरा बंदोबस्त है वो किया गया था। सारे आदमियों को डोडी से बाहर निकाल दिया गया। किवाड़ों पर पर्दा ओढ़कर बुलंद गुंबज के एक कमरे में लाकर छिपा दिया गया। ज्योतिषियों के कहे समय पर महमूद हाथी पर बैठ बुलंद गुंबज आया। टूना चांदी का कलश ले बधाने आई। महमूद ने मुट्ठी भर रुपया चांदी के कलश में डाली और जनानी डोडी में दाखिल हुआ। कमल ने आगे आकर मुजरा किया, आदाब बजाई। टूना ने अर्ज की, हजरत की कमर खोल दूं, हथियार उतार कर संभाल कर रख दूं। महमूद ने कहा, नहीं अभी नहीं। टूना ने जाकर बाहर हुक्म दिया, बादशाह सलामत महल में पधार चुके हैं, आतिशबाजी छोड़ो, तोपे चलाओ। बादशाह का हुक्म तो था ही, आतिशबाजियां चले, तोप छोड़े। तोपे चलने लगी, उसकी गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज भी धूसने लगी। कंवर केहर ने अपने छिपने की जगह बाहर निकल महमूद को ललकार दिया, महमूद आज मैं तुमसे आमने सामने, देखते हैं शेर कौन है और गिदड़ कौन है। आज मैं तुझे मारकर अपना वचन पूरा करूंगा। तूने मेरे साथ हमेशा छल और कपट किया है, ले एक और अवसर देता हूं, पहला वार तू कर। महमूद ने पहला वार किया और दोनों योद्धा एक दूसरे से भिड़ गए। महमूद भी केहर से कम नहीं पड़ता था। भयंकर युद्ध होने लगा। खड़ग, गुरज, कटार, तलवार सब शस्त्रों का प्रयोग हुआ और अंत में दोनों योद्धा मल युद्ध पर उतर आए। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबद दूधने लगी। उनकी आवाजों से दीवारें कांपने लगी। बाहर तोपें और आतिशबाजियां छूट रही थी। महमूद के साथियों को पता ही नहीं लगा कि बुलंद गुंबज में क्या हो रहा है। मल युद्ध में प्रवीण केहर ने आखिर महमूद शाह को अपने घुटने के नीचे दबा ही लिया। उसकी छाती पर चढ़ गया। अपने घुटनों के प्रहार से महमूद का सारा शरीर कुचल डाला। मुंह से खून के फंवारे निकले। उनसे बुलंद गुंबज की दीवारें लाल हो गई। केहर कमल को गले लगाता हुआ बोला, आज मैंने अपना प्रण पूरा कर लिया है, अब मेरे साथ चलो कमल। टूना ने केहर और कमल को पालकी में बिठा दिया। पालकी के डोरा बांध लगा दिया, उसके ऊपर खोली चढ़ाई और बाहर जाकर कहा, पालकी तैयार है, जवाहर बाई को उनके डेरे तक पहुंचाओ। बादशाह आज की रात बुलंद गुंबज में ही विराजेंगे। कहार और शाही सिपाही एहतियात से पालकी को जवाहर के डेरे ले जाकर छोड़ाए। वहां कसे कसाए घोड़े पहले से तैयार खड़े थे। केहर ने कमल को और सांगजी ने टूना को अपने साथ घोड़ों पर बैठा लिया। घोड़ों को एड़ लगाई और बठूण का रास्ता लिया। जवाहर बाई को डेरे पर छोड़ने आए सिपाही और कहार एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए और केहर वहां से अपनी कमल के साथ रवाना हो चुका था।